हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सुना भी होगा और आपने कई चैनलों पर देख भी लिया होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो वैकेंसी निकली है 2020 के लिए, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये किन किन सब्जेक्ट के लिए है और किन किन के लिए नहीं है। तो वैसे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए है। इसको AWES कंडक्ट कराता है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। AWES की फुल फॉर्म है, वो इसको कंडक्ट कराता है और इसको बोलते हैं हम APS, आर्मी पब्लिक स्कूल CSB। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और विशेष चर्चा ये करेंगे कि क्या ये वास्तव में वैकेंसी है या फिर आपका पागल बनाया जा रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि YouTube चैनल वाले आपको दिखा रहे होंगे कि इतने लाख भर्ती है, इतने हज़ार भर्ती है। तो अब इसके बारे में हमें चर्चा करनी है कि ये वैकेंसी असलियत में है या नहीं है। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए है, हिंदी, मैथ्स, साइंस और स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी है ये। तो यानी कि आप सब लोग देख रहे होंगे, मेरे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले ध्यान से समझिए इस चीज़ के बारे में कि आर्मी पब्लिक स्कूल करवाना क्या चाहता है आप लोगों से और आपको किस तरीके से इसमें सिलेक्शन मिलेगा। तो पहले अगर हम बात करते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 137 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं हमारे पास। कितने? 137। खैर ये बाद की बात है, इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। तो याद रखना, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसके बाद आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। स्टेज फर्स्ट में पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। इसको मैं अगर डिटेल में बताऊं तो ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होता है। पीजीटी के लिए अलग सिलेबस होता है, टीजीटी के लिए अलग सिलेबस होता है, पीआरटी के लिए अलग सिलेबस होता है। इसलिए मैं बताता हूं आपको, पीजीटी के लिए भी है ये, टीजीटी के लिए भी है और पीआरटी के लिए भी है। सेकंड स्टेज होता है इंटरव्यू। अब यहां पर मेन बात क्या आती है, यहां पर मैंने लिखा बाय मैनेजमेंट। याद रखना मैनेजमेंट क्यों लिखा मैंने, अब आप समझिए। ये जो एग्जाम कराता है ये AWES कराता है, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसी का जिम्मा होता है वो स्कूल और मैनेजमेंट पे होता है, जो कि CBSE के अकॉर्डिंग होता है, पूरा नियमावली के अनुसार होगा, पूरा रूल के अनुसार होगा। उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, जब आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपके पास एक स्कोर कार्ड आता है। स्कोर कार्ड के बाद वो कब तक अप्लाई होता है, कितने दिन तक अप्लाई होता है, कितने साल तक अप्लाई होता है, कितने साल तक वैलिड होता है स्कोर कार्ड, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि इसको पास करने के बाद, जैसे आप सीटेट पास करते हैं ऐसे ही इसको पास करने के बाद अलग अलग APS स्कूल में जब भी वैकेंसी निकलती हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी और वहाँ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तब आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अब वो जॉब कैसे भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है और संविदा पे भी हो सकती है। यस जी हाँ, सच्चाई यही है। अब बात करते हैं स्टेज थर्ड की। अगर मैं आपसे बात करूँ स्टेज थर्ड की, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एसए एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी। क्या दिख रहा है आपको? एसए एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी। ये मैंने क्यों लिखा, देखिए इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि एसए जो है केवल उनके लिए है जिनका सब्जेक्ट लैंग्वेज है, यानी कि जिनके पास लैंग्वेज है। और एक कंप्यूटर एफिशिएंसी अगर जो मैनेजमेंट चाहता है तो वो आपके कंप्यूटर एफिशिएंसी भी चेक कर सकता है। आपको कंप्यूटर एफिशिएंसी वालों को, जिनकी अच्छी कंप्यूटर एफिशिएंसी है, उनको प्राथमिकता दे सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा इम्प्रूव और अपग्रेड। यानी कि इसका मतलब है कि जो लोग पहले इसको पास कर चुके हैं, जैसे कि मैं भी इसको पास कर सका हूँ, लेकिन मैंने टीजीटी के लिए पास करा है। अगर मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मैं पीजीटी के लिए भरूंगा इस बार, ठीक है। और आप अपने मार्क्स भी इंप्रूव कर सकते हैं, जिसने पहले टीजीटी दिया वो दोबारा इसको दे सकता है। अब बात करते हैं इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, मतलब पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, पीआरटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। अगर मैं आपसे बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो याद रखना मेरी बात को ध्यान से। पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, यानी कि अगर जो आप मैथ्स से भर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स में पीजी होने चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी से भर रहे हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी से होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं उसके अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है विद 50% मार्क्स। और इसके साथ याद रखना, आपके पास पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, बीएड होना बहुत जरूरी है। पीआरटी में अगर आपके पास बीएड नहीं है, 2 ईयर डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए बीएड कंपलसरी है, वो भी 50% के साथ, ठीक है। इतना तो मार्क्स मिनिमम सबके होंगे ही। लेकिन बात यहाँ पे आती है ग्रेजुएशन में। कुछ बच्चे देखें, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके 50% मार्क्स नहीं ग्रेजुएशन में, उनके लिए भी बढ़िया न्यूज़ है। कैसे? इन्होंने यहाँ स्टार लगाया। इन्होंने कहा है कि अगर जो आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है
और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। तो बीएड आपके पास होना चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, लेकिन अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है, यानी कि अगर जो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, आपका पीजी होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है पीआरटी वालों के लिए, तो इनके लिए भी ग्रेजुएशन है, किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन हो आप 50% आपके होनी चाहिए, बीएड हो आपके पास, या फिर क्या होना चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सॉरी ये और है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो मेन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है CTET एंड TET नॉट मैंडेटरी। बिल्कुल सही बात है, आपने CTET पास किया है, UPTET पास किया है, MPTET, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता APS वालों को। AWES ये कहता है कि आप हमारी नॉर्म्स पे अगर खरे उतरते हैं तो हम आपको जॉब देंगे, अगर आप हमारी नॉर्म्स पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, चाहे आपके पास कुछ भी है, हम आपको जॉब नहीं देंगे। यानी कि आपको पहले CSB पास करना पड़ेगा APS का, और आपको उसके बाद क्या पास करना पड़ेगा, इंटरव्यू, और अगर कंप्यूटर एफिशिएंसी या ऐसे उसने बोला है तो। ठीक है। अब बात करते हैं एज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेश का मतलब जिनके पास 5 साल से भी कम का एक्सपीरियंस है या बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको 40 साल से नीचे एज है। और एक्सपीरियंस के लिए 57 ईयर्स, यानी जिनके मोर देन 5 ईयर्स का, पिछले 10 सालों में इतना एक्सपीरियंस है 5 साल से ज़्यादा का, तो उनको 57 ईयर की साल एज है। लेकिन अगर आप NCR से बिलोंग करते हैं, आपको PGT के लिए तो मिलेंगे 36 ईयर, और TGT और PRT के लिए मिलेंगे आपको 29 ईयर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप NCR से नहीं तो अच्छी बात है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि इसका मेथड क्या है। मेथड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले याद रखना, हम बात करेंगे PGT और TGT की। तो याद रखना सिर्फ PGT और TGT के लिए पेपर 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B। मैं आपको पूरा प्रोसीजर इसी में समझा रहा हूँ। पार्ट A और पार्ट B दोनों एक साथ आएगा, आप उन दोनों को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक साथ खोल सकते हैं और जिसका भी मन आपका चाहे आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट A 90 मार्क्स का होगा, पार्ट B भी 90 मार्क्स का होगा, पार्ट A भी 90 मार्क्स का होगा, पार्ट B भी 90 मार्क्स का होगा, और दोनों में आपको 50% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। दोनों में, पार्ट A में भी और पार्ट B में भी आपको 50% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके पार्ट A में 50% नहीं है और आपके B में 100% भी है तो भी आप फेल माने जाएंगे। इसलिए आप याद रखना पार्ट A और पार्ट B में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, 50%, और एग्जाम केवल क्वालिफाई करने के लिए है। ठीक है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है पार्ट A का। तो जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मेथडोलॉजी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, और IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपने बीएड में पढ़ा होगा। और इसके बाद आपका जो पार्ट B है उसमें स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है PGT में तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और याद रखना TGT का पेपर आसान आता है, आप उसको अच्छे से, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप एकदम ही उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। PGT का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। याद रखना आपको टाइमिंग मिलेगी 2 पेपर के लिए 180 मिनट्स। कितने मिनट्स? 180 मिनट्स। अब बात करते हैं PRT के लिए। तो PRT के लिए सेम एज अबव, जैसा ऊपर लिखा हुआ है PGT और TGT के लिए जैसा ऊपर सिलेबस लिखा हुआ है, ऐसे बिल्कुल सेम सिलेबस किसके लिए है, ये आपके पास PRT के लिए बिल्कुल सेम सिलेबस है, बिल्कुल सेम। तो आपको याद रखना है, यानी कि PGT, TGT, PRT को पार्ट A देना कंपलसरी है। ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और याद रखना नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। देखिए इतना ही सब कुछ जानना जरूरी था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, एग्जाम के बाद आपके पास क्वालिफाई कर लेते हैं, स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड के बाद आपको APS सब स्कूलों में चेक करते रहना कि कहाँ वैकेंसी है, जहाँ भी आप जा सकते हैं वहाँ आप इंटरव्यू दीजिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा इजीली, अगर आप उनकी नॉर्म्स पे खरे उतर पाते हैं तो। अगर आप इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर APS की वेबसाइट पर जाकर या sarkariresult.com पर जाकर इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं और तभी फॉर्म फिल कीजिएगा। इस फॉर्म की फ़ी 500 रुपीज़ है। 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 20 अक्टूबर चलेंगे, और बाकी की आप टेंटेटिव दे सकते हैं और रिजल्ट दिसंबर में अनाउंस किया जाएगा। और 21 या 22 नवंबर को इसका एग्जाम कंडक्ट कराने की सोच रहा है APS। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हमारे विविड क्लासेस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।